हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने शिक्षक भर्ती के टॉप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम के लिए बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी की वो क्लास करवाने वाला हूँ जिसमें आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन शामिल हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी दोनों एग्ज़ाम, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, और इसके साथ साथ कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, सब के लिए ये क्वेश्चन क्या हैं, इनकी सीडीपी की जान समझे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है। अब ये वस्तु स्थायित्व क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मीन्स क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं आप उनसे लेकर उनसे छीन कर कोई वस्तु को अगर कहीं छिपा देते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद उसे ढूंढ निकालते हैं, और ढूंढ निकालते हैं तो यही गुण क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोला जाता है, वस्तु स्थायित्व। यानी वो वस्तु की, बच्चे ने जो वस्तु देखी है उसकी एक इमेज बना लेता है अपने माइंड के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर छाप बना लेता है। इसे ही आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, और ये आपका पियाजे से संबंधित है या वाइगोत्स्की, ब्रूनर या कोहलबर्ग। तो दोस्तों ये आपका पियाजे से रिलेटेड है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस SPCF बताई हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यही आपका वस्तु स्थायित्व से, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है कि ये गुण कब विकसित होता है बच्चे के अंदर? तो याद रखिएगा ये सेंसरी मोटर स्टेज में ही विकसित हो जाता है, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, या सीखने की कौन सी विधि है? आपने देखा है कि भाई मान लीजिए 10 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। अब 10 चैप्टर हैं या मान लीजिए 12 हैं, ठीक है, टोटल आपके 12 चैप्टर हैं। बच्चे ने क्या किया, इससे 3-3 में तोड़ के अपना सीख रहा है, ठीक है। 3-3 में उसने तोड़ लिया कि 3 अभी पढ़ेंगे, उसके बाद 3 पढ़ेंगे, उसके बाद 3, ऐसे। तो ये कौन सी विधि बोली जाती है? ये दोस्तों आपका पार्ट मेथड होता है। यहाँ पर अंश विधि अगर बोल दें तो भी आपका सही होगा, ठीक है। तो ये अंश विधि बोली जाती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और क्वेश्चन है ZPD से। ये आपका CTT और आपका यूपी टेट दोनों के लिए वेरी मोस्ट है, और दोनों में आपका ये पूछा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका कॉन्सेप्ट जो है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? एरिक्सन की अगर बात करते हैं तो मनोसामाजिक थ्योरी किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने दी है, 8 स्टेज बताई है। अगर ZPD की बात करें तो सोशियो कल्चरल थ्योरी देने वाले जो आपके वाइगोत्स्की साहब हैं, लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने ही ZPD का कॉन्सेप्ट दिया है। ZPD क्या होता है पता है आपको? ZPD क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लें। आपने मान लीजिए अपनी मेहनत की, 80 मार्क्स आपके, आप बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 80 आ रहे हैं। उसके बाद आपने क्लासेस कर ली, A1 एजुकेशनल हब से जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो कर ली, और पता चला आपका जो मार्क्स है 110 जा रहा है अब। तो ये जो 80 से 110 के बीच का जो गैप है, ये खाली जगह है, इसे ही दोस्तों ZPD बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका ZPD है, इसका कॉन्सेप्ट देने वाले वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। कोहलबर्ग की अगर बात करें तो याद होगा आपको, नैतिक विकास का क्षेत्र अगर बात करते हैं, नैतिक विकास का जो आपका क्षेत्र जो है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो आपके कोहलबर्ग साहब ने दी है। पियाजे का अभी मैंने बात की आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, विकास की क्रिया प्रारंभ होती है या आरंभ होती है कब से? गर्भाधान से परिपक्वता तक चलती है, या फिर जन्म से परिपक्वता तक, या गर्भाधान से मृत्यु तक, या फिर जन्म से मृत्यु तक? तो विकास क्या है? विकास और लर्निंग, डेवलपमेंट और लर्निंग दोस्तों ये क्या है, ये पूरी ज़िंदगी चला करते हैं। तो विकास की अगर बात करें तो ये तो आपका गर्भाधान से लेकर, ठीक है, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये इसे ही दोस्तों बोलते हैं वूम्ब टू टूम्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। वूम्ब टू टूम्ब चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। क्लियर है?
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ जन्म से मृत्यु नहीं लगाना है, आप तुरंत गलत कर देंगे, क्योंकि आपका गर्भाधान से लेके मृत्यु तक आपका डेवलपमेंट चलता रहता है। अगला है क्वेश्चन, पावलोव के अधिगम आधार सिद्धांत का आधार, जो अधिगम सिद्धांत दिया है उसका जो आधार है किस प्रकार का सीखना है, बताइए। कॉन्सेप्चुअल है या फिर आपका अनुबंधित, ठीक है, या सूझपूर्ण या फिर अनुकरणात्मक। तो इमिटेटिव का तो आपका कॉन्सेप्ट इनका पावलोव का नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। इनसाइट थ्योरी की अगर बात करें तो ये भी इनका नहीं है, ये आपका कोहलर से रिलेटेड है, ठीक है, कोहलर से रिलेटेड है। अब अगर बात करते हैं पावलोव की दोस्तों, तो इन्होंने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते की लार पर, ठीक है। तो यहाँ पर पावलोव आपका कुत्ते से रिलेटेड हैं, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था और इनका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एक बात आपको याद रखनी है, पावलोव के संबंध में 1904 में इनको नोबेल भी मिला था, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, यदि पहले से सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह कौन सा स्थानांतरण होगा। लर्निंग ट्रांसफ़र आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ देखेंगे। अगर कोई काम, अब भाई एक जो है, मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीख लिया, ठीक है, बाइसिकल चलाना सीखा और उसके बाद आपको बाइक चलाने में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि भाई बैलेंसिंग तो वैसे ही बनती है। तो यहाँ पर एक चीज़ का सीखा हुआ दूसरी जगह काम आया, ये सकारात्मक है, ये पॉजिटिव आपकी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। लेकिन यहाँ पर अगर बाधा कोई काम उत्पन्न कर दे, मान लो कोई ऐसा काम है जो आपने सीखा है, अब जैसे कुछ भी ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मान लीजिए एक कार्य को सीखा और दूसरे कार्य में वो बाधा पैदा कर रहा है, तो यहाँ पर वो नकारात्मक हो जाता है स्थानांतरण। और अगर किसी से संबंध ही ना हो रहा हो, ठीक है, जैसे आपने गीत गाना सीखा और फिर आपने क्या है खाना बनाना सीखा, तो गीत का और खाने से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपकी जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। अगला क्वेश्चन है, पलटावी क्षमता जो रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी होती है किस चरण में विकसित हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जीन पियाजे साहब ने दिया है, ठीक है, याद रखना है। रिवर्सिबिलिटी यानी बच्चे से आप कहेंगे, ठीक है, छोटे बच्चे को अगर आप स्कूल, घर से स्कूल, जैसा पियाजे ने अपने बालक पे प्रयोग किया था कि अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, इसको आप छोड़ने जाइए घर से स्कूल, यहाँ घर है आपका और स्कूल, तो ये चला गया मान लो, क्या अब ये लौट कर आ पाएगा अपने आप? नहीं आ पाएगा, इसीलिए वो कहेगा लेने ज़रूर आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो चला तो आपने भेज दिया, कर आए, रास्ता भी उसने देखा, लेकिन वो पलट कर नहीं आ सकता है। ये क्या है, ये भैया आपका रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं है बच्चे में, यानी कि पलटावी क्षमता नहीं है। आपने पूछ लिया 4 3 जा बेटा, तो उसने, या आपने सीधा सा अगर एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर आपने पूछ लिया कि भाई 11 8 जा कितना होता है, तो उसने कहा 88। अब आपने इसे पलट के पूछ लिया 8 11 जा कितना होता है, बच्चा गुम हो गया, उसे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं है। ये कब आएगा, ये दोस्तों आएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, ठीक है। तो किसमें है बच्चा, पलटावी क्षमता किस चरण में विकसित हो जाती है, तो ये भाई आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाती है। CCS अगर बात करें तो इसका गुण कब विकसित हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों विकसित हो जाएगा। C फॉर कंजर्वेशन, C फॉर आपका क्लासिफिकेशन और S फॉर सीरिएशन, ठीक है, ये याद रखना है। सीरिएशन मतलब क्रमबद्धता, चीज़ों को क्रम से लगाना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन है, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना भाई, इनके जो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो जर्मनी के दोस्तों, कहाँ पर, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जो है स्थापित की गई थी 1879 में, और विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। भारत में इसका श्रेय किसको दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा छापकर। अगला क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मैक्लीलैंड या फिर मैस्लो, कुर्ट लेविन या हर्ज़बर्ग। तो मैस्लो का तो आपका नीड हायरार्की सिद्धांत है, आपका क्या आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत है,
लेकिन उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत आपका किसका है, मैक्लीलैंड का है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एचटेट में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला है भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। मतलब अगर बात करें, सीधा सा क्वेश्चन आता है कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या वर्णन किसने किया है। तो आप क्या कहेंगे, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ जो है तो मैकडूगल ने किया है, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या की है। ठीक है, तो इसमें से मूल प्रवृत्तियां जो भय से जुड़ी है, मूल प्रवृत्ति, भाई मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जो जैसे बच्चा क्या है, भूख लगती है तो रोता है और खाना मिल जाए तो हंसता है, और अगर भूख लगी तो गुस्सा भी करता है। तो ये क्रोध हो गया या फिर आपका प्यार हो गया, हंसना हो गया, ये सारी मूल प्रवृत्तियां हैं। और मैकडूगल ने, ये यूपी टेट में पूछा गया था, 14 प्रकार से मूल प्रवृत्तियों को वर्णित किसने किया है, तो ये आपके मैकडूगल हो जाएंगे। भय संवेग दोस्तों पलायन होता है, पलायन मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है। ये ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा धनात्मक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्सर। ठीक है, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पुनर्बलक जो आपका रीइंफोर्समेंट होता है, तो ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक होता है निगेटिव। ठीक है, अब बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो शाबाशी मिलेगी, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा। बच्चे ने किसी को गाली दे दी तो आप क्या करेंगे, इसको निगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, यानी इसको पनिशमेंट देंगे या डांटेंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। तो धनात्मक पुनर्बलक यानी आपका पॉजिटिव रीइंफोर्सर कौन नहीं होगा, तो यहाँ पर टॉफ़ी क्या है, ये पॉजिटिव है। बच्चे से को आओ बेटा टॉफ़ी ले लो तो खुश होके आएगा, बिस्किट ले लो खुश होके आएगा, पैसा ले लो खुश होके आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कड़वी दवा दे दी तो बच्चा क्या है, फिर गुस्सा होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका निगेटिव में जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है देखिएगा, शेल्डन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी या एस्थोमॉर्फी। तो अगर बात करते हैं दोस्तों शेल्डन के अनुसार, तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन शेल्डन करते हैं। एक तो आपका एंडोमॉर्फी हो जाता है, दूसरा मेसोमॉर्फी और तीसरा आपका एक्टोमॉर्फी। इस प्रकार का इसमें जो आपका कैटेगरी रखी गई है एंडोमॉर्फी में, इसमें व्यक्ति कैसा होता है, गोल मटोल होता है। अभी यहाँ पर एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये एंडोमॉर्फी का व्यक्ति ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके का शरीर होता है। अब मेसोमॉर्फी वाला ऐसे होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्टोमॉर्फी वाला ऐसे होता है, दुबला सा होता है। तो 3 प्रकार से आपके क्या है, 3 प्रकार से आपके शेल्डन ने वर्णन किया है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और दूसरे पहलुओं की उपेक्षा करता है, इसको पियाजे क्या कहते हैं। संरक्षण, केंद्रीकरण, क्रमबद्धता, अनुकूलन। संरक्षण दोस्तों कंजर्वेशन वो है आपका, जैसे बच्चे को शेप साइज का ज्ञान हो। मान लो एक लंबा सा गिलास है और एक छोटा सा गिलास है, इस तरीके से। अब इसकी कैपेसिटी ये भी 1 लीटर है और ये भी मान लो 1 लीटर है, लेकिन बच्चा कौन सा पकड़ेगा, लंबा वाला जो बड़ा दिखने में होगा वो पकड़ेगा। मान लो इसको यहाँ तक तो मेटल लगी है, अब यहाँ बच्चे को अगर आप चाय देंगे तो बड़े गिलास में लेगा, भले ही इसमें इतनी मेटल लगी हो और ये पूरा भरा हो। ठीक है, लेकिन वो बड़ा वाला ही लेगा जो उसको दिखने में बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये कंजर्वेशन है। यहाँ पर अगर बात करते हैं सिर्फ एक पहलू की, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, जैसे मोबाइल है तो बच्चे को सिर्फ यही पता है कि इस पर यूट्यूब चलता है और इसमें कार्टून आते हैं। उसको ये नहीं पता है कि एक समय में एक ही विशेषता पर वो ध्यान देगा कि यूट्यूब चलता है, इससे और कोई काम नहीं हो सकता। उसे नहीं पता है इससे फेसबुक या ट्विटर कुछ भी चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपका सेंट्रेशन होता है, ये आपका बच्चा कहाँ पर है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर ये कॉन्क्रीट में पहुँच जाएगा तो ये भी गुण आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। क्रम से चीज़ों को रखने का गुण, छोटे बड़े पत्थर दे दो, बच्चा लगा दे, अगर इस तरीके से लगा दे तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, अदरवाइज वो प्री ऑपरेशनल में है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है, इसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है।
वाइगोत्स्की का एक कॉन्सेप्ट है भाई MKO, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग आपकी एक टेम्परेरी हेल्प होती है बच्चे को सिखाने के लिए, ठीक है, जो कि जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है वो जो टेम्परेरी हेल्प है वो कम होती जाती है। हेल्प देगा कौन? टेम्परेरी स्कैप फोल्डिंग कौन प्रदान करेगा? जो आपसे ज़्यादा जानता होगा। भाई हम मदद किससे लेंगे? जो हमसे ज़्यादा जानता होगा, तो MKO से ली जाती है। और इसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाएगी? ZPD दोस्तों कहलाएगी, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है कहलाता है। अब बच्चे स्वयं क्यों बातचीत करते हैं? खुद को रेगुलेट करने के लिए। आपने देखा होगा बच्चे आपस मतलब स्वयं से ही, आपस नहीं कह सकते हैं कि अकेले बैठकर खुद से ही बड़बड़ाया करते हैं, तो ये आपका क्या होता है? निजी भाषण होता है, ठीक है। और ये क्यों करते हैं? अपने कार्य को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए करते हैं अक्सर बच्चे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो भाई मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया है? बिने ने नहीं, ठीक है। गिलफोर्ड नहीं, थॉर्नडाइक नहीं, किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और इनसे भी एक क्वेश्चन सीटेट के अंदर जरूर ही आना होता है, इनकी 8 प्रकार की बुद्धि से, ठीक है। अगला है आपका, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने दिया है? अब जेंडर स्कीमा की अगर बात करें, अल्बर्ट बंडूरा जी नहीं, यहाँ पर जीन पियाजे नहीं, यहाँ पर RA बैरन नहीं, किसने दिया दोस्तों? SL बेम का नाम याद रखिएगा, इन्होंने जेंडर स्कीमा थ्योरी दी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, अहम केंद्रिता यानी ईगो सेंट्रिज्म का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देता है? तो ईगो सेंट्रिज्म समझते हैं, बच्चे ने आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और कार्टून लगा दिया टीवी पर। अब वो सोच रहा है कि आप भी और जितने लोग बैठे हैं वो सब कार्टून देखें। अगर मैं चॉकलेट खा रहा हूँ तो सारे लोग खाएं, उसकी ये इच्छा है। ये क्या है? ये ईगो सेंट्रिज्म है। और ये भी कहाँ होगा? ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहली बार बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कहाँ करता है? मूर्त संक्रियात्मक में करता है। और इसमें तो फिर हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो थिंकिंग है वो विकसित हो जाती है, अमूर्त सोच विकसित हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, एक बालक के उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है? तो भाई सिगमंड फ्रायड की बात है ना, ये कुछ भी कह सकते हैं। और इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है। और उसमें इन्होंने इलेक्ट्रा और ओडिपस का जिक्र किया है। तो ये इलेक्ट्रा में क्या होता है? इलेक्ट्रा के कारण जो है कोई लड़की अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है और ओडिपस में कोई बालक अपनी माता के प्रति होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नैतिक द्वंद्व आपके बाद में बात करते हैं, कोहलबर्ग वाले टॉपिक पर बात करेंगे, तब नैतिक द्वंद्व आपका होगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। टॉप लेवल के एक बार फिर से 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।